तो अब वॉर जोन से बड़ी खबर, जैसी की खबर है यूक्रेन रूस पर 30 अप्रैल को बड़ा अटैक करने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल है कि उसके बाद आखिर क्या होगा। क्या 30 अप्रैल से दुनिया में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी? वैसे रूस भी पलटवार करने के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। ये तैयारी समंदर से लेकर जमीन तक है। आपको एक एक तैयारी के बारे में बताएंगे कि कैसे दुनिया में विध्वंसक युद्ध शुरू हो सकता है। और वैसे भी यूक्रेन पर हमले के लिए रूस बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। ज़िरकॉन मिसाइल से भी यूक्रेन में तबाही मचा सकता है रूस। उधर G7 देशों ने रूस को बड़ी वार्निंग दी है। इस वार्निंग के बाद दुनिया में टेंशन और ज्यादा बढ़ सकती है। और साथ ही आपको बताएंगे कि अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंध क्या लगा दिए हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, उनसे होगी इन तमाम बड़ी खबरों पर बड़ी चर्चा। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर अब ये रही आपके सामने रूस की तैयारी को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर है, रूसी युद्धपोत के उत्तरी बेस पर पहुंचने से खलबली मच गई है। रूस ने 9 दिनों की नेवी वार्निंग जारी कर दी है। 20 अप्रैल से 29 अप्रैल तक रूस ने ये चेतावनी जारी की है। 29 अप्रैल के बाद रूस बड़ा एक्शन ले सकता है। तो देखिए, अब आप ये समझ गए होंगे कि आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल महाविध्वंस की तारीख हो सकती है। अलर्ट पर रूसी नौसेना है। 30 अप्रैल के बाद क्या होगा, ये सवाल हर किसी के जहन में है। रशियन युद्धपोत एडमिरल कासाटोनोव रूस के उत्तरी बेस पर मौजूद है। रशियन नेवी का 20 से 29 अप्रैल तक वार्निंग और अलर्ट सामने आया है। रूस ने इस वार्निंग का नाम नेवोन दिया है। बेरेंट सागर से पूर्वी साइबेरियाई सागर तक यह वार्निंग जारी कर दी गई है। 3500 किलोमीटर की दूरी तक रूसी नौसेना का अलर्ट है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल वी के चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, कॉमोडोर अतुल भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर सतीश कुमार विदेश मामलों के जानकार हैं, वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चतुर्वेदी जी, जिस अंदाज में ये जानकारियां, ये खबरें सामने आ रही हैं रूस और यूक्रेन दोनों ही मुल्कों से, साफ तौर पर यह बता रही हैं कि 30 अप्रैल के आसपास बहुत कुछ घट सकता है। तैयारी बड़ी की जा रही है, हो क्या सकता है? समीर, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन किसी भी युद्ध में जब दो देश एक युद्ध की स्थिति में है, इस तरह की कार्रवाइयां होती रहती हैं। इस वक्त नौसेना, हमारे जो नेवी है रूस की, वो अपनी कार्रवाई कर रही है, बेसिकली मैसेजिंग देने के लिए, बेसिकली ये देने के लिए कि अगर आपने कुछ और गलत काम किया तो हम ये करेंगे। ये ज्यादा होता है। लेकिन अभी मैं नहीं समझता कि कन्वेंशनल वॉर के बियॉन्ड ये जाने का कोई अभी नहीं। लेकिन जिस अंदाज में ये घेरेबंदी सर सामने आ रही है, ये किस नतीजे पर आने वाले वक्त में पहुंच सकती है? 30 अप्रैल की तारीख को एक पल के लिए अगर हम भूल भी जाते हैं तो इस तरह के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं क्या कि नेटो कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज मिलकर रूस के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएं और उसके बाद रूस अपनी पूरी ताकत झोंक दे, विश्व युद्ध जैसे आसार बन जाए? देखिए, अभी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि नेटो फोर्सेस जो हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगी। लेकिन काउंटर अटैक यूक्रेन की तरफ से जरूर प्लानिंग काफी महीनों से चल रही है, वो जरूर होगा। तो इसमें दोनों साइड्स अपनी अपनी सिग्नलिंग कर रही हैं। और ये जो नेवी, रशियन नेवी का जो सिग्नल है, वो ये बताने के लिए कि अब आर्कटिक में गर्मी आ गई है। मैं अपनी पूरी जो नेवी की जो फोर्सेस हैं उनको पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूं। और आप अगर यानी एयर मार्शल राजेश कुमार सर, ये बात तो क्लियर है, ये बात तो क्लियर। देखिए, बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं कि कहीं से भी जो युद्ध है वो कम होने की बजाय इंटेंसिफाई होता नजर आएगा। बड़ी खबर आप देखिए, ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। परीक्षण कर सकता है रूस, ये खबर है। 9 दिनों की वार्निंग के दौरान परीक्षण कर सकता है रूस। एडमिरल कासाटोनोव से हो सकता है ज़िरकॉन का परीक्षण। ये बड़ी खबर आ रही है। यानी कि एक तरफ
यूक्रेन को लेकर तमाम जानकारियां, तो वहीं रूस की तरफ से भी खुद को और शक्तिशाली बनाने के लिए तमाम वो कदम उठाए जा रहे हैं जो उसे इस युद्ध के हिसाब से मुनासिब समझ लग रहे हैं। तो आखिर 9 दिन की बहुत बड़ी तैयारी क्या बतला रही है? रूस की कौन सी नई स्ट्रेटेजी है? ज़िरकॉन ऑन फायर, इसको आप जरा समझ लीजिए। उत्तरी बेस से हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन का टेस्ट रूस की तरफ से किया जा सकता है। एडमिरल कासाटोनोव से ज़िरकॉन का परीक्षण रूस कर सकता है। खबर यह है 3M22 ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट रूस कर सकता है। तारीख आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग, 20 से 29 अप्रैल के बीच ज़िरकॉन का परीक्षण हो सकता है। पहले यह परीक्षण रूस फरवरी महीने में करने वाला था, लेकिन अब इसको लेकर नई तारीख सामने आ गई है। अब जो ये ज़िरकॉन के परीक्षण की बात सामने आ रही है, डॉक्टर अतुल भारद्वाज, मेरा सवाल आपसे, एक तरफ यूक्रेन बोल रहा है कि 30 तारीख बड़ी स्ट्रेटेजी 30 अप्रैल को लेकर आ रही है, और अब ये कि 29 अप्रैल के आसपास ज़िरकॉन मिसाइल का परीक्षण, आखिर ये होने क्या वाला है? ये तमाम तैयारियां किस तरफ लेकर जा रही है इस दुनिया को? देखिए, वॉर का एक अहम हिस्सा है सिग्नलिंग। हाँ, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूक्रेन ने एक सिग्नल भेजा है तो रूस भी एक सिग्नल भेज रहा है कि मैं ये टेस्ट करूंगा मिसाइल। और अगर आप वॉर में देखें, जब वॉर जोन होता है उसमें वेपन्स का इस्तेमाल तो होता ही है, वेपन्स बिकते भी बहुत ज़्यादा हैं जब वॉर होती है। दूसरा होता है कि वॉर जोन में लाइव वेपन्स की जो अगर आप उसको यूज़ भी करना बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब उसको यूज़ भी किया जाता है लाइव वेपन्स को। हाँ। और दूसरे टेस्ट भी किए जाते हैं फॉर सिग्नलिंग पर्पसेस लार्जली। और रशिया अब पूरी तरह से क्राइमिया को सिक्योर करने के होड़ में है। और दूसरा पहलू भी अगर देखें, यूक्रेन भी पूरी तरह से अब फोकस बाखमुत से हटकर क्राइमिया पे लेके आना चाहता है। हाँ, तो है। ये जो है ये दोनों के बीच में ये सिग्नलिंग वॉर चल रही है, अभी इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है अगर उसको आप कहेंगे तो। ठीक है, ठीक है। और अब इसमें यह भी आप समझ लेते हैं कि ज़िरकॉन मिसाइल जिसका परीक्षण होगा वो है कितनी खतरनाक। समीर, बिल्कुल, ज़िरकॉन के बारे में एक एक डिटेल अब हम आपको देने जा रहे हैं। काफी खतरनाक मानी जाती है ये मिसाइल जिसका जिक्र किया करुणा ने। ज़िरकॉन इसका नाम है, एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। समंदर से समंदर और जमीन पर हमला करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। आवाज से 7 गुना ज्यादा स्पीड से ये दुश्मन पर अटैक करती है। 1000 किलोमीटर तक अटैकिंग पावर है इसका। एयर डिफेंस सिस्टम ट्रैक और खत्म नहीं कर सकता। लॉन्च हो गई तो टारगेट को तबाह करके ही दम लेती है। अब रूस इसे लेकर दावा क्या कर रहा है ये देख लीजिए। लंदन तक 5 मिनट में हम इसके जरिए हमले को अंजाम दे सकते हैं। यह है रूस का बड़ा दावा ज़िरकॉन मिसाइल को लेकर। याद कीजिए, इससे पहले रूसी मीडिया में तमाम तरह के वीडियोस चलते नजर आए थे जिसमें दावा किया गया था कि 5 मिनट के अंदर अंदर कैसे सबमरीन का इस्तेमाल करके लंदन को नेस्तनाबूद किया जा सकता है, बर्बाद किया जा सकता है। और अब ज़िरकॉन मिसाइल के जरिए लंदन को बर्बाद करने की एक तरह की धमकी ही तो है ये। चतुर्वेदी जी, दिस इज पार्ट ऑफ द ओवरऑल टैक्टिक्स, किसी को दोबारा उसको एक संदेश देने के लिए कि हम वहां तक मार कर सकते हैं। ये उसकी एक रेंज है, और रेंज में जो भी आते हैं, आप इंग्लैंड कह लीजिए, फ्रांस कह लीजिए, कोई भी देश का नाम ले सकते थे। और 5 मिनट, क्योंकि उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल है, 7 मैक के करीब ये फायर करती है। तो ये बात तो सही है ना कि अगर रूस चाह ले तो 5 मिनट में लंदन को बर्बाद कर सकता है। बिल्कुल, इसमें क्योंकि कैपेबिलिटी एग्जिस्ट, लेकिन करेगा या नहीं करेगा, हाँ। ये बहुत बड़ा सवाल है। और वह बहुत सोच समझ के ऐसे जो भी अल्टीमेटली वो निश्चय करेंगे, वो बहुत सोच समझ के सर, वो ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकता है? जेलेंस्की की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से तो कहा जा रहा है कि हम क्रीमिया को भी आपसे छीन लेंगे, बड़े हमले करेंगे, रशिया के अंदर घुसकर मारेंगे। ये सारी बातें तो हो रही हैं। अब वेस्टर्न कंट्रीज अगर एक साथ आकर रूस के खिलाफ कोई बड़ा अटैक करते हैं तो फिर तो ये भी मुमकिन है। समीर, आपने बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है। वो ट्रिगर पॉइंट क्या होगा, मैं समझता हूं वो ट्रिगर पॉइंट ऐसा होगा जो कि रशिया के लिए उसके अस्तित्व का सवाल होगा, और वो तभी होगा जब क्रीमिया अंडर थ्रेट होगा, या और नेटो कंट्रीज इनको सपोर्ट करने लगेंगी फिजिकली, अपनी आर्मी भेजकर। ये सब
ट्रिगर पॉइंट्स हैं, लेकिन ऐसा अभी नहीं समझता मैं कि इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन इस तरह के संदेश देना, इस तरह के मैसेज देना इज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ वॉर। चलिए, और इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि 30 अप्रैल के बाद रूस ले सकता है कोई बड़ा फैसला। अगर रूस पर हमला होता है तो जंग का रुख बदल जाएगा। अमेरिका ने रूस पर हमले का प्लान बनाया है और 11 दिन के बाद रूस पर यूक्रेन करने वाला है एक बहुत बड़ा हमला। और अगर रूस पर हमला होगा तो फिर आगे क्या होगा, ये देखिए कुछ सवाल हैं TV9 भारतवर्ष के। वो क्या बड़े सवाल हैं वो भी आपके सामने। क्या 30 अप्रैल को रूस पर कोई बड़ा हमला होने वाला है? सवाल नंबर 2, क्या रूस के कई शहरों पर एक साथ अटैक होगा? क्या 30 अप्रैल को लेकर रूस बड़ी तैयारी कर रहा है? क्या यूक्रेन पर बहुत बड़ा जवाबी हमला करेगा क्या रूस? और बेलारूस से एटमी हथियारों का इस्तेमाल करेगा क्या रूस? क्या यूक्रेन पर ज़िरकॉन मिसाइल से हमला हो सकता है? 30 अप्रैल के बाद नेटो देशों पर क्या हमले करेगा रूस? ये कुछ अहम सवाल हैं। सतीश जी, जितने भी ये सवाल आपने देखे, क्या रूस ऐसी हिमाकत कर सकता है? क्या बिल्कुल कर सकता है। इसके समीकरण भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। युद्ध की शुरुआत अमेरिका के द्वारा की गई, यह बात पूरे दुनिया को मालूम है। और उसके बाद 1 साल 2 महीने गुजर गए। अब परिस्थितियां ये बनकर तैयार हो रही कि अगर क्रीमिया खतरे में आया तो वो अस्तित्व बोध का सवाल रूस पर खड़ा करेगा, न केवल पुतिन के लिए बल्कि पूरे रूस के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में तो ये तो है कि 30 के बाद रूस हमले करेगा, क्योंकि 30 को कहा जा रहा है कि यूक्रेन रूस पर हमला करेगा। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या यूक्रेन ऐसा करेगा क्या, या सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, यूक्रेन के पास अमेरिकी सहमति जब तक रहेगी, क्योंकि अभी तक पूरे यूरोपीय देशों में कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो थियरी है कि एक देश पर अटैक पूरे देशों पर अटैक माना जाएगा, समूह पर अटैक माना जाएगा, वो समीकरण। लेकिन अगर सर क्राइमिया पर अगर हमला होता है तो क्या ये सुसाइडल नहीं हो जाएगा यूक्रेन के लिए? क्या रूस इसके बाद इस युद्ध को बाउंड्री से बाहर ले जाकर पूरे प्रचंड प्रहार नहीं बोल देगा यूक्रेन पर? बिल्कुल वही स्थिति की तरफ दुनिया आगे बढ़ रही है। अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो न्यूक्लियर बम का भी प्रयोग हो सकता है, ऐसा हमें लगता है। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप कि न्यूक्लियर हथियार का भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल हुआ तो फिर बचा क्या रह जाएगा सर? फिर तो वर्ल्ड वॉर हो गई। ठीक है, तो वैसी परिस्थिति उस तरफ दुनिया आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और यही जो हम बात कर रहे हैं सर क्राइमिया की, क्या यही ट्रिगर पॉइंट भी साबित हो सकता है? जिस मूवमेंट पर क्राइमिया पर अटैक हुआ, इसके बाद कुछ बड़ा कदम पुतिन उठा सकते हैं। अब G7 देशों की रूस और चीन को बड़ी वार्निंग। रूस और चीन की वजह से दुनिया में न्यूक्लियर खतरा बढ़ गया है। G7 कंट्रीज अब ये बोल रहे हैं, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, जो देश रूस की सहायता कर रहे हैं उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। G7 कंट्रीज की तरफ से ये वार्निंग भी दी जा रही है। बेलारूस में एटमी हथियार भेजकर रूस ने गलती कर दी है। जापान के करूई जावा में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में यूक्रेन पर हमले का मामला गूंजा है और इसमें खास तौर पर चीन और रूस को लेकर काफी खरी सुनाई गई है। और अब आप देखिए, रूस चीन से एटमी खतरा क्यों बढ़ता हुआ G7 कंट्रीज को लग रहा है कि यहीं से हमला हो सकता है। G7 देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक में रूस की न्यूक्लियर तैयारी पर वार्निंग सीधे तौर पर दे दी गई है। रूस चीन की वजह से दुनिया पर अब एटमी खतरा मंडरा रहा है। बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन भेजकर एटमी खतरे को रूस ने करीब ला दिया है, ये G7 कंट्रीज मानकर बैठे हैं। चीन की वजह से ताइवान पर भी एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। यूक्रेन में रूस सेना को सहायता देना बंद करे दूसरे देश, यह भी कहा जा रहा है। जो देश रूस की सहायता कर रहे हैं उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन के रक्षा मंत्री के रूस पर दिए बयान के बाद G7 की ये जो वार्निंग है वो सामने आई है। चीन के रक्षा मंत्री ने क्या कहा था रूस के साथ संबंधों का ये नया युग है। पहले खुद शी जिनपिंग गए थे और फिर रक्षा मंत्री गए। चीन के रक्षा मंत्री ने हाल ही में रूस का दौरा किया और इसके बाद अब G7 कंट्रीज की तरफ से जापान से ये सुर निकलकर सामने आ रहे हैं। डॉक्टर अतुल भारद्वाज, अभी तक तो हम जिक्र कर रहे थे कि क्या न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, अब G7 कंट्रीज ही मान रहे हैं कि जिस तरह से रूस और उसका साथ चीन देता हुआ नजर आ रहा है, ये पूरी दुनिया न्यूक्लियर हमले, परमाणु धमाके की मुहाने पर बैठी हुई है। देखिए, यूक्रेन वॉर जिस दिन से शुरू हुई है उस दिन से न्यूक्लियर थ्रेट का एक जो माहौल बना है
पूरे विश्व में, वो तो बन ही गया था। पुतिन ने भी उसका जिक्र किया और बाकी देशों ने भी फिर उसके बाद उसको एक न्यूक्लियर थ्रेट का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और न्यूक्लियर थ्रेट इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप देखें कि अमेरिका और G7 कंट्रीज इसलिए भी वरिड हैं क्योंकि दो जो देश हैं, चीन और रशिया, दोनों ही न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं जो कि केपेबल हैं कहीं भी यूरोप में पहुंचने के लिए, उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स बेसिकली। तो इसके तहत बहुत नेटो भी इसलिए पूरी तरह से वॉर में एंटर नहीं हुआ है और थोड़ा सा रिस्ट्रेंट दिखा रहा है, जैसे हमने पहले भी बात नहीं। लेकिन एक बात सर समझ में ये नहीं आ रही है कि देखिए नेटो कंट्रीज, अमेरिका, ये जिस तरीके से डायरेक्टली, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उनके सोल्जर्स फुट ऑन द ग्राउंड है, लेकिन जिस तरह से मदद पिछले 1 साल से दे रहे हैं, यहां तो चीन और रूस के बीच में आपसी सहयोग की बात हो रही है। अभी वैसी मदद या वैसा इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी खरी खरी सुनाई जा रही है। खरी खरी तो सुनाई जाएगी, पर जहां वो रेड लाइन कहाँ है जो अगर क्रॉस करते हैं तब रशिया अगर न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा। और मेरे को लगता है वो रेड लाइन तब होगी जब अगर ब्रिटिश और नेटो की नेवीज अगर वहां तक आ प्रोफेसर जाए। सतीश आपको जोड़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट इसमें। चीन के लिए रूस और यूक्रेन वॉर एक ट्रायल है। असल लड़ाई चीन की ताइवान में है और वो पूरे विश्व के टेम्परेचर को मापना चाहता है, आंकना चाहता है कि किसमें कितना दम, कौन मेरे कितना साथ खड़ा है, और उस परिस्थिति को आंकने के बाद वो निर्णय लेगा। चीन एक बहुत ही प्रैग्मेटिक और रियलिस्टिक कंट्री है, बड़े फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है। और यहां पर हम देख रहे हैं रूस और चीन यानी अमेरिका के दो कट्टर दुश्मन एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए नजर आ रहे हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार जी, किस तरह से आप इसे देखते हैं कि बात तो परमाणु युद्ध की होने लगी है, एटमी हथियारों की तैनाती दोनों तरफ से हम देख रहे हैं, लेकिन अभी भी रूस की तरफ से जो उसकी मजबूत एयर पावर है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उसमें किस बात का शक और शुबा है जिसकी वजह से ये परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही? ज़रूर समीर, जब से युद्ध शुरू हुआ है एक सवाल यही पूछा गया है कि रूसी वायुसेना का इसमें जो रोल होना चाहिए था वो इतना क्यों नहीं हुआ। और इसकी खास वजह ये है कि जो यूक्रेन के एयर डिफेंसेस हैं वो बहुत स्ट्रांग थे और जो रशियन फोर्सेस हैं उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाई, तो इसीलिए उनकी स्ट्रेटजी वहाँ पे थोड़ी सी फेल हो गई। और अब देखने को आ रहा है कि यूक्रेन जो है वो एयर डिफेंस मिसाइल उनकी खत्म हो रही हैं और रशियन एक्टिविटी जो है एयरफोर्स की एक्टिविटी है वो बढ़ रही है। तो डेफिनेटली अब एक और डेवलपमेंट ये हो रहा है कि यूक्रेन को अब वेस्टर्न कंट्रीज से फाइटर जेट्स भी मिल रहे हैं। इसका अंजाम क्या हो सकता है और अभी भी क्या रूस अपनी एयर पावर को अपने पास रखने की कोशिश करेगा या फिर पुरजोर तरीके से उसका इस्तेमाल होगा जंग के मैदान में? मेरे ख्याल से कि जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट यूक्रेन को मिल रहे हैं अभी, जो MiG-29 जो पुराने हैं, वो अभी भी रशिया को मैच नहीं कर पाएंगे जब भी वो युद्ध में आएंगे। तो अभी ठीक है सर। राजेश जी, यहाँ पर आपको ये एक बार फिर से आपको बता दें, बड़ी खबर क्या है बाखमुट से जो आ रही है। बाखमुट में रूस के ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। रूसी हमले से बाखमुट में बड़ी तबाही की खबर है। बाखमुट में लगातार बढ़त बना रहा है रूस। बाखमुट में जल्द हो सकता है यूक्रेन के लिए हार की जो बात है वो कही जा रही है बाखमुट में। हालांकि वो बात अलग है कि काफी वक्त पहले ही वैगनर फोर्सेस की तरफ से बाखमुट के सेंटर में झंडा फहराने की बात कही गई थी। वीडियोस भी सामने आए थे और कब्जे का दावा वैगनर फोर्सेस की तरफ से किया गया था। अब देखिए हो क्या रहा है, वीडियो आपके साथ। तो देखिए तस्वीर हमने आपको दिखाई और बाखमुट की तस्वीर है। वीके चतुर्वेदी सर, हैरानी इस बात की है कि अभी कुछ वक्त पहले ही, हाल फिलहाल के नहीं बल्कि मुझे याद है कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले ही वैगनर फोर्सेस जो के लिए रूस के लिए लड़ रहे हैं वो ये दावा कर चुके थे, बाखमुट के सेंटर में झंडा फहरा दिया था कि बाखमुट पर हमारा कब्जा हो गया है। लेकिन फिर भी ऐसी तस्वीरें हम क्यों देख रहे हैं जहां रूस को बड़े प्रहार, बड़े हमलों को अंजाम देना पड़ रहा है? करुणा, मेरे एप्रिसिएशन में भी बाखमुट पे अब तक रूस का कब्जा है, लेकिन कुछ एरियाज हमेशा रह जाते हैं जहाँ पे कि यूक्रेन की फौजें होंगी। उसके अलावा हमेशा जब भी कोई आर्मी जाती है ऐसे एरियाज में, वो ऐसे
एरियाज बियॉन्ड द ऑब्जेक्टिव जाते हैं रिऑर्गेनाइजेशन फेज में डोमिनेटिंग करने के लिए, जिससे कि उनको कोई आसानी से हरा ना सके। दूसरा पॉइंट, कोई ज्योग्राफिकल फीचर्स होंगे जो अच्छा डिफेंस पोटेंशियल उस एरिया में देते होंगे, उनको कैप्चर करने की ये सब लड़ाई जारी है। लेकिन बागपोत बाय एंड लार्ज आर इन रशियन कंट्रोल। सर बहुत शॉर्ट किया, यहां से यू टर्न पॉसिबल है यूक्रेन के लिए? यू टर्न हमेशा पॉसिबल है, अगर एक बहुत ही डिटरमिन्ड आर्मी लड़ाई लड़े तो वो इनको जरूर हरा सकती है। इस बीच एक बड़ी अपडेट है कि यूक्रेन में MiG-31 से ताबड़तोड़ हमले की तैयारी में है रूस। युद्ध अभ्यास में रूस ने MiG-31 को उतार दिया है। पैसिफिक फ्लीट की वॉर ड्रिल में MiG-31 भी शामिल हो चुका है। थोड़े दिन के बाद जंग में इसे उतार सकता है, लेकिन उससे पहले ये वॉर ड्रिल में MiG-31 को युद्ध अभ्यास करते हुए आप देख सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि कुछ दिन के बाद जंग में इसको पूरी तरीके से उतार सकता है रूस। राजेश सर, तो चलिए, बिना शक है कि कितना MiG-31, और अगर ये जंग के मैदान में उतरेगा तो फिर आगे युद्ध की दिशा क्या होगी, उसके बारे में डिटेल आपको जल्दी से बता देते हैं। किंजल मिसाइल से लैस है ये 2 सीटर सुपरसोनिक इंटरसेप्टर है। 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भरता है। और इसकी रेंज कितनी है? 3000 किलोमीटर की रेंज है। आधुनिक रडार सिस्टम से लैस है। मिसाइलों को मार गिराने में भी ये सक्षम है। इसलिए सोचिए कि अगर MiG-31 जंग के मैदान में रूस उतारेगा तो तबाही कितनी ये मचा सकता है। राजेश सर, अगर MiG-31 जंग के मैदान में सीधे रूस उतारता है तो कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है ये? तो MiG-31 को काफी मॉडर्नाइज किया है। ये लेटेस्ट वेपन से किंजाल मिसाइल और लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ भी लैस है ये। तो इस हालात में पहले पूरे नंबर्स में आया नहीं था, क्योंकि हाई लेवल पे उड़ान भरता है ये। और जो यूक्रेन की जो एयर डिफेंस मिसाइल है वो इसको अटैक करने में सक्षम थी। अब जो उनकी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स थोड़ी सी डाउन हो रही हैं, तो इसका MiG-31 का पलड़ा भारी हो रहा है। जी बिल्कुल, यानी तमाम जो फाइटर जेट्स हैं अब उनका कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और कैसे बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है यूक्रेन की तरफ से भी, ये आप देखिए। वहीं अमेरिका ने रूस पर लगा दिए हैं कई नए और बड़े प्रतिबंध। अमेरिकी बंदरगाहों पर रूसी जहाजों की एंट्री बैन कर दी गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। रूस से संबंध रखने वाले सभी जहाज अमेरिका में बैन कर दिए गए हैं। ये अमेरिका का एक और बड़ा फैसला, एक और बड़ा सैंक्शन रूस के खिलाफ सामने आया है। चतुर्वेदी जी, कितना असर पड़ेगा इसका? और ये सैंक्शंस लगाकर, एक के बाद एक प्रतिबंध लगाकर दबाव तो बना ही रहा है अमेरिका। समीर, बिल्कुल सही कहा आपने, दबाव बना रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि आजकल इन सैंक्शंस का इतना असर हो रहा है। हाँ, कोई ना कोई तरीका वो अपना लेते हैं जिससे कि इन सैंक्शन को वो एक नाकाम कर देते हैं। बिल्कुल, सैंक्शन आप लगा दें किसी ना किसी, और आपका भी नुकसान होगा, क्योंकि कुछ ऐसे शिप्स होंगे जो कि आपके लिए कुछ सामान लेकर आ रहे हों, इकोनॉमिकली आपके लिए काफी फायदेमंद हो, लेकिन उन पर भी प्रतिबंध है। इस सैंक्शन से जो आपने देखा है पूरा, हाँ, रूस और यूक्रेन के युद्ध में कोई खास असर नहीं पड़ा, रूस के ऊपर नहीं पड़ा है रूस के ऊपर। और आप कह रहे हैं कि इसका असर दोनों पर पड़ेगा। अमेरिका भले ही प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन नुकसान उसे भी उठाना पड़ेगा। रूस पर नया प्रतिबंध, बाइडेन वर्सेस पुतिन। देखिए ये प्रतिबंधों की दास्तान जो क्या है वो क्या कह रही है। बाइडेन ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। अब अमेरिका में सभी तरह के रूसी शिप पर लगा दी गई है पाबंदी। अमेरिकी बंदरगाहों पर रूसी जहाजों के आने जाने पर पूरी तरह से रोक होगी। रूसी कंपनियां, नागरिक या किसी तरह से रूस से संबंध रखने वाले जहाज भी बैन कर दिए गए। यूक्रेन पर हमला करने की वजह से अमेरिका ने ये नए प्रतिबंध, नए बैन लगाए हैं। पिछले साल भी अमेरिका ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन इस तरह के प्रतिबंधों के जरिए अमेरिका जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है वो रूस के
ऊपर कोई असर डालता नजर नहीं आ रहा। पोलैंड लगाएगा, पोलैंड को लेकर बड़ी खबर। देखिए अभी अमेरिका की तरफ से खबर थी, अब पोलैंड भी रूस पर नए सैंक्शंस लगाएगा। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर ये कि रूस की तेल पाइपलाइन पर पोलैंड की तरफ से बैन लगा दिया जाएगा। रूस से आने वाले हीरे पर भी प्रतिबंध लगाएगा पोलैंड। ये बड़ा कदम पोलैंड की तरफ से ऐसे वक्त में उठाया जाएगा जब पोलैंड पर एक बहुत बड़ा खतरा रूस के प्रकोप का बना हुआ है। प्रोफेसर सतीश, पहले से इस बात का बड़ा खतरा है कि जो रूस है वो चिढ़ा बैठा है पोलैंड से, और अगला टारगेट यूक्रेन के बाद पोलैंड हो सकता है। और अब ये नए प्रतिबंध, क्या ये जो रिश्ते हैं पहले से ही खटाई में पड़े हुए हैं, क्या इन रिश्तों में और बड़ी दरार और कुछ बड़ा कदम मजबूर कर दिया जाएगा पुतिन को उठाने के लिए? बिल्कुल, देखिए एक समय था पोलैंड वो पूर्व सोवियत संघ के इलाके में आता था और उस पर वर्चस्व था। लेकिन जहां तक आर्थिक प्रतिबंधों की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है कि इसके असर तो पड़े हैं, लेकिन असर इतने भी नहीं पड़े हैं कि रूस की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से टूट जाए। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए हुए थे, तो भारत के साथ और तमाम अन्य देशों के साथ भी, कई यूरोपीय देशों के साथ भी आर्थिक संबंध पूरी तरह से टूटे नहीं है। उससे रूस की आर्थिक शक्ति निरंतर बनी हुई है, तो हमें नहीं लगता है कि लेकिन आने वाले वक्त में भी क्या डॉक्टर अतुल ये कायम रहने वाला है जल्दी से? देखिए ये कायम, और इसका रीज़न आप देखिए। रीज़न एक ये है कि रशिया में वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक जर्नलिस्ट को गिरफ्तार किया गया और उसकी बेल की नामंजूरी कोर्ट ने दे दी है। अमेरिका अब ये लगातार ये प्रेशर बनाए हुए है, तो ये एक उस कॉन्टेक्स्ट में भी आपको देखना ज़रूरी है कि जो नए सैंक्शंस इशू करे गए हैं वो वॉल स्ट्रीट जर्नल के जर्नलिस्ट को वहाँ से रिहा कराने की भी एक ठीक है। जंग खत्म करने के प्लान पर फ्रांस और चीन काम कर रहे हैं। सीक्रेट प्लान पर फ्रांस और चीन काम कर रहे हैं। पुतिन को जंग खत्म करने के लिए राजी किया जा सकता है। एमेनुअल मैक्रो और जिनपिंग का यह सीक्रेट प्लान है। देखिए ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट है। सतीश सर, आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे। फ्रांस और चीन ये मिलकर ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो हमें नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक फ्रांस और मैं माफी के साथ फ्रांस और चीन के बीच में कई विवाद हाल फिलहाल में उठकर सामने दिखाई दिए हैं। जी जी